100 साल की सबसे भयावह बाढ़ का कहर झेल रहा है कश्मीर। अगले 2 घंटे में हम आपको अपने सहयोगियों की जुबानी दिखाएंगे और बताएंगे इस बाढ़ की भयावहता। मेरे सहयोगी आकाश सोनी, खालिद हुसैन, अरुण सिंह, रिफत अब्दुल्ला, पवन शर्मा, अमित चौधरी और अनुभव भोसले की न सिर्फ रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे बल्कि उनसे सुनेंगे कि क्या हालात हैं, कुदरत ने कैसे बरपाई है तबाही और तबाही के बाद किस तरह के हालात वहां पर है। श्रीनगर शहर की बात करें तो पूरी तरह से तबाह हो गया है, कुछ भी सलामत नहीं बचा, न घर, न मकान, न दुकान, न अस्पताल, न बैंक और न ही सरकारी दफ्तर भी। सेना और एनडीआरएफ की जी तोड़ मेहनत की बदौलत करीब 1.5 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन अभी भी करीब इतने ही लोगों को निकाले जाने की जरूरत है। इनके अलावा लोगों तक खाना, पानी, दवा पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक बाढ़ से सिर्फ कश्मीर को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के बाद अब बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो उनके बर्थडे के जश्न पर पैसे न बर्बाद करें, बल्कि कश्मीर के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दिल खोलकर मदद दें। अब बाढ़ के बाद बड़ा खतरा है बीमारियां, जिससे तबाह हो चुके अस्पताल और दवाओं की किल्लत के बीच जूझना एक बड़ी चुनौती होगी। और आपको फिर बता दें कि आकाश सोनी मेरे साथ, मेरे सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं, फौरन श्रीनगर से लौटे हैं। और आकाश, आपसे मैं यहां जानना चाहूंगा, जो जैसे ही आप कश्मीर पहुंचे, कुछ ऐसी चीज जो आप शुरुआत में बताना चाहें कि किस तरह के हालात वहां देखे आपने। अभी कश्मीर में देख के पंकज, जो मैं वापस यहाँ का स्टूडियो में बैठा हूँ और मेरे ऐसा हाल कई और लोगों का होगा, ना तो खाना खाने की इच्छा हो रही है, ना सोने की इच्छा हो रही है। और सबसे खास बात ये, कुछ कैमरामैन थे, कुछ रिपोर्टर्स थे जिनकी वहां पिटाई कर दी गई क्योंकि लोगों के पास खाने को खाना कुछ नहीं था, पीने का पानी नहीं था, बच्चों को देख रहे थे कि उनको देने के लिए कुछ नहीं उनके पास में। उसके बीच में जब कुछ इस तरह का दिखाया गया कि रिलीफ मिल रही है लोगों को, वो कुछ जगह पहुंच रही थी, कई जगहों पर नहीं पहुंच रही थी। इतनी भयावह समस्या है, इसलिए लोग वहां ये कह रहे थे। और जब हम ये रिपोर्ट जो भी हम आपको दिखाएंगे पंकज, ये रिपोर्ट जब बना रहे थे तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीछे लोग झगड़ रहे हैं, हमको लोग सामने आकर आंख में आंख मिला के कह रहे हैं कैमरा बंद कीजिए, यहां से निकल जाइए, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमने कहा हमको रिपोर्ट करना है, कश्मीर की आवाज पहुंचनी चाहिए। और मेरे से और भी रिपोर्टर्स वहां पर हैं और कुछ की पिटाई भी हुई, पीछे ये आवाजें आ रही थी, गुस्सा था, नाराजगी थी। लेकिन हमने ये रिपोर्ट दिखाने के लिए उनसे ये कहा कि आपका सच अगर हम नहीं दिखाएंगे जी। और एक चेहरा पंकज, सिर्फ एक चेहरा ऐसा था, छोटी सी बच्ची, शायद 6-7 साल की होगी, मेरी बेटी भी 9 साल की है, उसकी आंखों में आंसू कि दिन भर से सिर्फ कहवा पिया मैंने, मुश्किल से बच्चों को खाना मिल रहा है। ये स्थिति आज कश्मीर की। बिल्कुल, तो जो बात आशीष बता रहे हैं, उनका गला भी एक तरह से रुंध रहा है, क्योंकि वो हालात खुद अपनी आंखों से देख के आए हैं और क्या उन्होंने वहां जाकर देखा वो उन्हीं की रिपोर्ट में हम आपको अब दिखाते। तो देखिए आकाश सोनी की ये रिपोर्ट। तेज रफ्तार बहता पानी, न इंसान दिखता है न रिश्ते। सैलाब में सब कुछ बह जाता है, खुशियां, परिवार, उम्मीदें, सपने, सब कुछ। जैसे एक हफ्ता पहले कश्मीर। इस जगह को देखकर अब कहना मुश्किल होगा कि कभी ये जगह धरती का स्वर्ग कहलाता। मैं एक हफ्ता इस तबाही के बीच रहा। सेना के जवानों को अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की मदद करते देखा। बिना सोए, बिना खाए पिए पिछले कई दिनों से वो लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे थे। इसलिए जब इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई कि सेना के हेलीकॉप्टरों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है, दिल्ली से गए पत्रकारों पर भी हमला हो रहा है, तो पहला सवाल यही उठा कि आखिर ये कौन करवा रहा है, लोगों में गुस्सा क्यों वो मदद से इनकार कर रहे हैं। जवाब जानना जरूरी था। इसीलिए हमलों के रिस्क को दरकिनार करते हुए मैं बढ़ चला श्रीनगर में सनोवर रिलीफ कैंप की तरफ। इस वक्त हम श्रीनगर के सोनावर इलाके में हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं फला महबूब सोनवार रिलीफ कैंप, यहाँ पर सड़क के बिल्कुल बाजू में लगा हुआ है। आपका नाम? शौकत अहमद। शौकत भाई, ये बताएं कि किस तरह से आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम देख रहे हैं कितनी खराब स्थिति में यहाँ पे लोग हैं। जी सर, फिलहाल तो हम घरों में से ही जो अब हमारा मतलब घर का स्टॉक रहता है यहाँ पे,
चावल वगैरह फिलहाल तो हम उसी से काम चला रहे हैं, क्योंकि अभी कोई हेल्प कुछ भी आपको बाहर से नहीं मिली? टोटली कुछ नहीं। सुबह आई थी सीआरपी की गाड़ी एक आई थी, वो ऐसे जैसे लोग भिखारी हैं वैसे फेंक रहे हैं लोगों को दूध वगैरह। उसमें से अगर वो 10 पैकेट, इसमें दो चीजें, एक तो ये कि वो दूध देने के लिए आए यहाँ पे और उसको आप अभी यूज भी कर रहे हो, है ना, लेकिन आप उनको ये कहना चाह रहे हो कि थोड़ा अच्छे तरीके से दे ताकि किसी को ठेस ना लगे, आज स्वाभिमान को ठेस ना लगे। सही बात है, सही बात है। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप हमको दिखा सकते हैं कि नीचे किस तरह से आप लंगर बना रहे हैं? हाँ जी, वो तो दिखा सकते हैं अच्छी तरह से। आइए चलते हैं, चलते हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे शौकत के साथ मैं उधर की ओर निकला जहां अब से 3 दिन पहले तक पानी ही पानी था। चलते चलते मैं शौकत से बात करता रहा, उसका गुस्सा समझने की कोशिश करता रहा। चंद ही मिनट में हम पहुंचे उस जगह पर जहां दर्जनों बाढ़ पीड़ित रह रहे थे। चेहरे उड़े हुए थे, आंखें ऐसी जैसे हफ्तों से बंद न हुई हो, आवाज में बदहवासी ऐसी जैसे मौत छूकर निकल गई हो। पानी कम होने के बाद अब इनकी सबसे बड़ी मुश्किल है भूख। आपने सुबह से अभी तक क्या खाया है? कुछ भी नहीं जी, चाय पिए वहाँ पे बस कहवा पी के काम चल रहा है। हमें कुछ नहीं मिलता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, देखो नंगे पैर हैं, कपड़े भी नहीं है, कमल भी नहीं है, कुछ नहीं है। जाहिर है यहाँ लोग अपनी जिंदगी के बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। वो मदद का इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार लंबा होता जा रहा है। खाने पीने की है, रहने की जरूरत है हमें, सड़कों पे ब्लैंकेट्स भी चाहिए। जी हाँ, वो भी चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं है, दवाई नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। मैंने 5 दिन से दवाई नहीं चाहिए, मेरी आंखों में बहुत डैमेज है, थोड़ा सा लाइट है, मुझे किसी का सहारा होना चाहिए, फिर मैं चलती फिरती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे आइस की दवाई चाहिए। ये तकलीफें यहाँ राहत शिविर में रह रहे लोगों का गुस्सा और बढ़ा रही हैं। इसीलिए सवाल राहत के काम पर उठ रहे हैं। ऊपर से हमें दूध फेंक रहे हैं, दूध नीचे कहाँ पकड़े हम? पानी में पकड़े, पानी में जाके पकड़े, पानी में हमें जाना है दूध लेने के लिए। नीचे जाके फटता है दूध, नीचे जाके चावल फटते हैं। क्या चावल की बोरियां भी फट जाती हैं। हाँ, ऊपर से डाल के नीचे नहीं फटेगी, वो कहाँ जाएगा? कोई मान लीजिए बैठा है बेंगलोर में, वो आपको कुछ भेजना चाहता है, तो उसको एक पैकेट में क्या क्या डालना चाहिए? चावल वगैरह ऐसी क्या चीज़? चावल, आटा, चीनी, चाय, बस इतना कुछ, और दूध और दाल। मैं जिस तरफ जाता रहा लोग इस उम्मीद में मुझे देख रहे थे कि उनकी बातें आगे तक पहुंचेंगी। सड़क पर बैठी महिलाएं, किनारे बैठे युवा, चेहरे पर कई सवाल। इसी जगह पर बीते दिनों कई पत्रकारों पर हमला भी हो चुका था। मैं आगे बढ़ता रहा। बातचीत में पता चला कि लोगों को जो खाना पहुंचाया जा रहा है उसमें एक्सपायरी डेट का न होना भी शक की एक बड़ी वजह है। एक्सपायर्ड है वो, ये नहीं पता है कि कब पैक हुआ है, वो सारा कुछ इरेज करके है, इरेज करके आया है हमारे पास। वो इरेज करके हम किनको दें? वो एक्सपायर वो क्या है, कब आया है, कब पैक किया हुआ है, वो कुछ नहीं है, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब यहाँ पर लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप देश के किसी भी कोने में हैं और कश्मीर में हेल्प करने के लिए भेज रहे हैं खाना खास तौर पे, तो वो देख लीजिए बस कि क्या ये वो खाना है जो आप अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होना चाहिए, तभी वो यहाँ काम आएगा। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बस दिन में एक बार का खाना खा रहे हैं, एक बार कहवा पी रहे हैं। लोगों का दर्द, उनकी तकलीफ समझने की कोशिश में आगे बढ़ता रहा। आगे ही मुझे भीड़ में घिरी नजर आई पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती। तबाही के वक्त या उसके बाद आमतौर पर नेता ऐसे लोगों के बीच घिरे नजर नहीं आते। महबूबा मुफ्ती लोगों से बात करके उन्हें मदद आने का भरोसा दे रही थी। मैं ये अभी हम कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करना चाहते, अभी हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए जो हम लोगों की मदद जो हमें चाहिए। अच्छा, वो यहाँ बाहर से आना से चाहिए। मैं वो जो कह रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जिन चीजों की सख्त जरूरत है वो चीजें हम इंडिया के दूसरे पार्ट से, दुनिया के सारे पार्ट से जहाँ जो मदद कर रहे हैं यहाँ ला सके। जैसे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो हमारी एम्बेसीज हैं, अगर वहाँ वो सामान जमा करें, वहाँ सामान जमा करें। जो चीफ मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, वो रेजिडेंट कमिश्नर के यहाँ जमा करें। जो बाकी लोग हैं वो जम्मू कश्मीर की बैंक की ब्रांचेज हैं वहाँ जमा करें। उसके बाद हम
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेवारी रखते हैं कि वो यहाँ पहुँचा दे, और यहाँ पर उसके बाद जो मोहल्ला कमेटीज, मस्जिद कमेटीज है, अगर उनके जरिए डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मुझे लगता है लोग सेटिस्फाइड होंगे। कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई मदद के इंतजार में, मदद पहुंचने में देरी के चलते यहाँ के लोग हर पार्टी, हर सरकार से नाराज हैं। सेना उनकी मदद में दिन रात एक किए हुए है। ये भी सच्चाई है कि राहत के इस काम में अब तक सेना के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। उनके साथी अब भी अपनी जान की परवाह न करके बाढ़ पीड़ित लोगों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने में लगे हैं। ऐसे में मदद और इंतजार का संतुलन जितनी जल्दी बनेगा उतना ही बेहतर होगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सेना ने इस मुश्किल घड़ी में कितना साथ वहां जम्मू कश्मीर के लोगों का दिया है, और एनडीआरएफ की टीम, तमाम जो तीनों विंग है हमारी फौज की, वो किस तरह से वहां काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे सहयोगी जो रात दिन एक करके वहां से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, उनको भी किस मुश्किलातों से गुजरना पड़ा। ऐसे ही हमारे सहयोगी आकाश सोनी अभी हाल ही में लौटे हैं जम्मू कश्मीर में। ये एक हफ्ता कश्मीर में गुजार के आए हैं, श्रीनगर में गुजार के आए। आकाश, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी हमने कुछ लोगों का आक्रोश आपकी रिपोर्ट में देखा, वो एयर ड्रॉपिंग जो हो रही थी उससे नाराजगी थी, स्टोन पेल्टिंग भी वहां पर हुआ, इस तरह की भी खबरें आ रही थी। और चूंकि रियलिटी चेक आपसे हम जान पाएंगे ज्यादा बेहतर तरीके से, किस चीज को लेकर लोगों में नाराजगी थी? कुछ सुनने में यह भी आया कि एक्सपायरी चीजें जो दिखा रहे थे, क्या हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? देखिए, अगर आपका बच्चा, आपका परिवार भूखा है, अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके कई रिश्तेदार, कई दोस्त बच के किसी तरह जान बचा के आपके घर तक पहुंच रहे हैं, 5 लोग जिस घर में रहे उसमें अगर 65 लोग आ जाएं, आपके पास खाने को नहीं है, बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में रिलीफ कहीं से आपको हाथ लगी, थोड़ी बहुत मदद पहुंच गई, आपने उसका पैकेट खोला और आपने देखा ये एक्सपायरी डेटेड है, तो आप पे क्या गुजरेगी? अब मैं बच्चों को खिलाऊं ना खिलाऊं, क्या करूं? एक ये उदाहरण है, ये कारण है गुस्सा लोगों का। आपदा बहुत बड़ी है, मदद बहुत कम, और लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी मदद होनी चाहिए उससे हाथ बहुत छोटे पड़ रहे हैं, और यही कारण है लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। तो जब वो टेलीविजन पे कोई ऐसी रिपोर्ट्स देखते हैं कि रिलीफ जा रही है, मदद हो रही है, आर्मी ये कर रही है, एयरफोर्स ये कर रही है, तो उनको लगता है हमारे तक तो पहुंची नहीं है मदद, तो फिर ये मदद जा कहां रही है? तो उनका गुस्सा भड़कता है और वो हेलीकॉप्टर को देखते हैं, उस पर पत्थर फेंकते हैं। रिलीफ वाला कोई मिलता है उससे जाके झगड़ लेते हैं। एनडीआरएफ के एक बंदे को चाकू मार दिया, उसके बाद उसको वहां सीरियस कंडीशन हो गई, उसको वहां से हटाना पड़ा। एनडीआरएफ का काम धीरे हो गया। आकाश, तो इसमें ये बताएं आप कि चूंकि आप आर्मी के साथ आप भी वहां पर कुछ वक्त गुजार के आए हैं, उनके चॉपर्स में भी आपने इस तरह की रिपोर्टिंग की है वहां से, आपसे मैं जानना चाहूंगा ऐसे में आर्मी के मन पे क्या गुजरती होगी, उनके मोराल पे क्या असर पड़ता होगा इसका? आर्मी का एक छोटा एग्जांपल देता हूं। एक ऑफिसर जिसको मैं जानता हूं, क्योंकि हम लोग, कई लोग जो पत्रकार है वो रूम शेयर कर रहे थे कुछ ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि उनके घर भी डूब गए। तो आप देख रहे हैं कि वो दिन में मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे सो रहे हैं। एक ऑफिसर जो 30 घंटे में शायद मुश्किल से 1-1.5 घंटे सोया था, उसने आके बोला, सर मैं सुबह शाम मदद कर रहा हूं, मगर उस इलाके में जाता हूं तो लोग मुझ पर पत्थर मारने में क्या सोच के जाऊं अगली बार वहां पर। ये उनके मोराल की स्थिति। लेकिन वही ऑफिसर मैंने थोड़ी देर बाद देखा, जब अपने जवानों के सामने खड़ा है तो ऑर्डर बाकायदा दे रहा है, उसको बोल रहा है, अपने जवानों को कह रहा है, तुम पे भले ही लोग पत्थर मारे, इधर उधर हो जाओ, साइड में हो जाओ, तुम उन पे वायलेंस का उपयोग नहीं करोगे और वो लोकेशन नहीं छोड़ोगे, उन लोगों की मदद करनी है। और फिर उसने जो कहा, उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाई अगर गुस्सा हो जाए, बहन अगर गुस्सा हो जाए, पत्थर मारे, झापड़ मारे, तो क्या छोड़ दोगे उसको अकेला? अब आप समझिए कि जो फौज जिसकी बात आकाश कर रहे हैं, किस तरह के जज्बे के साथ वो वहां मेहनत से लोगों को बचाने में एक तरह से मिसाल वो कायम कर रहे हैं। और ये आपने आकाश की जबानी सुना। आकाश, ये बताएं कि जो सनार इलाका है, सनावर इलाका जो है, वहां मुख्यमंत्री का घर कुछ ऊपर ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाराजगी शायद मुख्यमंत्री से भी बहुत हद तक थी लोगों को। मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि जिस तरह से अपेक्षा थी लोगों की, इतनी बड़ी समस्या जब आ जाए तो आप सिर्फ सरकार की तरफ देखोगे और कहां देखोगे। लेकिन जो बहुत बड़ा घर है उमर अब्दुल्ला का, जैसे आप कह रहे थे, उसी के सड़क के ठीक आगे ये इलाका है सोनावर का, जहां पे मैं ये रिपोर्ट पूरी बना के लेके आया। लोगों में इतनी नाराजगी थी, 3-4 हजार लोग इकट्ठा हो गए, वो अपना दरवाजा तोड़ के वहां पर उमर अब्दुल्ला के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जितनी मदद की अपेक्षा थी उसमें से कुछ भी उनको वहां पर नहीं मिली। कहां है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कहां है मुख्यमंत्री, कहां है सरकार के लोग? ये सवाल पूरे कश्मीर में आज लोग पूछ रहे हैं। चलिए, तो आकाश ने और क्या क्या वहां देखा, किस तरह की मुश्किलातें वहां लोगों पर टूट पड़ी हैं। अब हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया, एक शनिवार की वो जो रात थी, काली रात, जिस तरह से पानी चढ़ा था, उसके बाद आकाश वहां गए, उन्होंने वहां के हालात को देखा और आगे उनसे हम बात करेंगे। अभी वक्त एक
में आई बाढ़ के गवाह बने मेरे तमाम सहयोगी। इस वक्त हम उनसे बात कर रहे हैं। आकाश सोनी हमारे साथ हैं, उसके अलावा खालिद हमारे साथ हैं, रिफत हमारे साथ हैं, पवन से हम बात करने की कोशिश करेंगे और अनुभा से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम हमारे सहयोगी जो हैं दिन रात एक करके वहां आई इस बाढ़ को कवर कर रहे हैं। कश्मीर में आई बाढ़ को कवर करने मेरी सहयोगी अनुभा भोसले भी ग्राउंड जीरो पहुंची। बाढ़ में डूबे इलाके हों, राहत के काम में दिन रात जुटे सैनिक हों, रिलीफ कैंप हों या फिर परेशान और गुस्से से भरे लोग, अनुभा ने सभी जगहों से तमाम रिपोर्टें हमें भेजी। इस रिपोर्ट में हमने श्रीनगर में अनुभा के अनुभव को समेटा है। देखिए कश्मीर पर बरपे कुदरत के इस कहर को अनुभा ने कैसे देखा। सेब तोड़ के खा रहे थे, उसमें भी मना कर रहे हैं। ये तस्वीरें हमेशा के लिए मेरे जहन में दर्ज हो गई हैं। अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है। पानी के लिए तरसते लोग, पानी के लिए। मेरी आंखों के सामने तो आसमान लगातार व्यस्त नजर आ रहा था। वायुसेना के हवाई अड्डे पर तो लगातार विमानों की आवाजाही बनी हुई थी। सेना, वायुसेना व्यस्त थी, लेकिन फिर भी लोग भूखे क्यों थे? वो रो क्यों रहे थे? राहत की गुहार लगा रहे थे। आखिर क्यों? ये वो दौर था जब जम्मू कश्मीर में रहते हुए मुझे 42 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे। हर पल इस एहसास से दिल डूबता जा रहा था कि देर हो रही है। जम्मू कश्मीर को और मदद की जरूरत है। मेरी गुजारिश पर सेना ने मुझे और मेरे कैमरामैन राजेश भारद्वाज को लोगों के लिए खाना और पानी ले जा रहे इस चेतक हेलीकॉप्टर में बैठने की जगह दी। कुछ ही देर में हम श्रीनगर के ऊपर थे। आसमान से जमीन का नजारा भयानक था। बस्तियां, कॉलोनी, मोहल्ले, सरकारी दफ्तर, सब कुछ पानी में। ऊपर से ऐसा लग रहा था मानो पूरे श्रीनगर को किसी ने जबरन कीचड़ में डुबो दिया हो। हर तरफ फैले मटमैले पानी ने इस जन्नत को बेनूर, बेबस कर दिया था। हमें नीचे कुछ लोगों का हुजूम नजर आया, कई किलोमीटर तक फैला हुआ। गाड़ियां, लोग हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही ऊपर देखने लगे। हमें यही खाने का पैकेट गिराना था। ऐसी बेबसी, दिल जोर से रोने का कर रहा था। इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन इस वक्त 2 तरह का काम कर रहे हैं। एक, जो लोग अपने छतों पर आ गए हैं उनको इंडिविजुअल एफर्ट से रेस्क्यू किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो लोग अभी भी अटके हुए हैं और जिनको अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है, उन तक पानी और फूड सप्लाई मुहैया कराई जा रही है। कुछ ही मिनटों में हम श्रीनगर के नेहरू हेलीपैड पहुंचे। लोग कैमरा देखकर हाथ हिलाने लगे। कुछ के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। उन्हें उम्मीद लगी शायद कैमरे के जरिए ही उनके अपनों तक उनके सलामती का संदेश पहुंच जाए। मैं थोड़ी देर बाद यहां से निकल गई और कहानियों की तलाश में। लेकिन ये हजारों लोग वहीं रह गए हैं। उन्हें इंतजार राहत का है, जिंदगी का है। अनुभा भोसले, श्रीनगर, IBN 7। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी एक तरह से गवाह हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह की बाढ़ आई है, वहाँ उन मुश्किल हालातों में वो भी ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पवन शर्मा जम्मू से, उसके अलावा खालिद हुसैन, रिफत अब्दुल्ला, साथ ही साथ आकाश सोनी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जो उन मुश्किल हालातों को देख के आए हैं। अनुभा को अभी आपने देखा, उनकी रिपोर्ट देखी। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम आगे बात करेंगे और उन्होंने जो कुछ वहां महसूस किया उसको जानने की कोशिश लगातार हम करेंगे। जम्मू कश्मीर में भयानक बाढ़ आई है और वहां के गवाह बने हमारे तमाम सहयोगी जो दिन रात एक कर आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन, पवन शर्मा, आकाश सोनी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, अभी श्रीनगर से लौट के आए हैं। उसके अलावा अरुण सिंह, रिफत अब्दुल्ला, अनुभा भोसले, ये तमाम सहयोगी, हम इनसे बारी बारी से बात भी करेंगे आगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ की तबाही IBN 7 आप तक लगातार और हर कीमत पर पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी तमाम मुश्किलों को पार पाते हुए लोगों की परेशानी और बाढ़ की बर्बादी की तस्वीरें आप तक ला रहे हैं।
राहत का काम कैसा चल रहा है? क्या सभी इलाकों तक राहत पहुंची भी है? लोगों में क्यों सरकार और प्रशासन को लेकर जबरदस्त गुस्सा है? आइए अब आपको हमारे संवाददाता अरुण सिंह की आंखों देखी बताते हैं कश्मीर में बाढ़ के कहर का यह हाल। उड़ान के इंतजार में खड़े हेलीकॉप्टर, जिन पंखों को अपनी आवाज से मौजूदगी का एहसास कराना चाहिए, जिन पंखों को अपनी ताकत से हवा का जबरदस्त झोंका बनना चाहिए, वो पंखे स्थिर हैं या फिर बंधे हुए। आखिर क्यों? तबाही के बाद रविवार की सुबह राहत बचाव कार्य में कौन बन बैठा है सबसे बड़ा खलनायक? कैसे दिन भर चला जम्मू कश्मीर में राहत बचाव कार्य? आज हम आपको अपने संवाददाताओं की आंखों से दिखा रहे हैं और उनकी जुबानी सुना रहे हैं। जगह श्रीनगर एयरपोर्ट, दिन रविवार, वक्त सुबह के 7 बजे। संवाददाता अरुण सिंह। मौसम ने अपना रंग बदला और हल्की सी मध्यम बारिश शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के आसमान पर राहत बनकर मंडराने वाले हेलीकॉप्टर जमीन से टस से मस न हो सके। श्रीनगर में कई दिनों से तेज धूप के बाद आज अचानक मौसम खराब हो गया। सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और जितनी भी बारिश की बूंदें टपक रही हैं उससे श्रीनगर के लोगों की दिल की धड़कन बढ़ रही है, क्योंकि कई इलाके जहां से पानी अभी भी नहीं निकला था उनमें जब ये पानी जाएगा बारिश का तो और मुश्किल आएगी। श्रीनगर एयरपोर्ट से जो राहत और बचाव का कार्य वायुसेना लगातार कर रही थी, बल्कि पिछले कुछ दिनों में तेजी उसमें आई थी, उसको आज अचानक रोकना पड़ा है। जो वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं वो कवर में हैं, हेलीपैड पर खड़े हैं, वो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि मौसम खराब है, मौसम साफ नहीं हो रहा है। जब राहत बचाव की सबसे ज्यादा जरूरत हो, सेना और वायुसेना के जवानों की रात सूरज उगने के इंतजार में आंखों में ही कटी हो, दिन की ऐसी शुरुआत मायूस करने वाली थी। ऐसे में मौसम के मिजाज बदलने के इंतजार के सिवाय कोई और चारा नहीं था। मौसम बदला तो भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने राहत बचाव के लिए कमर कस ली। अफसर और जवान मुस्तैद हो गए। वायुसेना के अफसरों की मदद से मैं एक हेलीकॉप्टर में सवार हो गया राहत सामग्रियों के बीच। ये वो हेलीकॉप्टर है जिसने कुछ ही घंटों में 32 फेरे लगाए हैं। एक तरफ से राहत सामग्री लेकर जाना और दूसरी तरफ से बाढ़ पीड़ितों को ढोकर लाना। आसमान से धरती के स्वर्ग की जो तस्वीरें दिखती हैं वो दिल दहला देने वाली होती हैं। वापसी में हमें राहत का एहसास होता है क्योंकि हमारे आसपास जो भी होते हैं उनके साथ सुकून का एहसास होता है। हम लोग बगैर खाना खाए पिए 5 दिन उस होटल में रहे। किसी तरीके से शिकारा वालों से रिक्वेस्ट करके निकल के हम लोग यहाँ राज भवन आए और आर्मी के सपोर्ट से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हम इनके बहुत धन्यवादी हैं, बहुत थैंकफुल हैं सारी CRP और अभी हम हेलीकॉप्टर में लेके एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत थैंकफुल हैं। लोगों की इन मुश्किलों को हम जान सकें, इसमें वायुसेना के 2 अफसरों ने हमारी मदद की। ये है स्क्वाड्रन लीडर दीक्षा सिंह और भवानी सिंह, पति पत्नी। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है बिकॉज फ्लाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम पे ये कोऑर्डिनेट करना कि कौन से एयरक्राफ्ट में कौन सा सामान जाएगा, किस जगह पे जाएगा, या कहाँ से रेस्क्यू करना है, ये सब चीज़ें हम कोऑर्डिनेट करते हैं। सारा मैनेज कर रहे थे लगातार, पूरे दिन दोनों लोग काम करते हैं। दोनों लोग, थकावट तो होती होगी? हाँ, थकावट तो है, बट देन एक कहावत है ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, तो इट सेज ऑल। यहाँ से हम आगे बढ़े तो अस्पतालों की हालत जानने के लिए रुके। बच्चों का सरकारी अस्पताल श्रीनगर। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे पानी उतर रहा है, किस तरह की बीमारियां आएंगी सामने आपके बच्चों खासतौर से, और क्या उपाय आप लोगों ने किए? 2 चीज़ हम देख रहे हैं अभी। मैदे की बीमारियां ज़्यादा स्टार्ट हो गई, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर बेबीज टू कम विद दैट प्रॉब्लम। और दूसरे भी इन्फेक्शन लाइक स्किन इन्फेक्शंस, आई इन्फेक्शंस ये स्टार्ट हो गए हैं। कुछ बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन में लगने शुरू हो गए हैं। सो वी आर गैल्वेनाइजिंग आवर सपोर्ट। एक्चुअली हम लोग मेडिकल कॉलेज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, हमारा हॉस्पिटल पानी के नीचे बंद पड़ा हुआ है, एक्सेसिबल नहीं है। तो ये एरिया एक्सेसिबल है। हम लोगों ने यहाँ पर अल्टरनेटिव पीडियाट्रिक सेंटर स्टार्ट किया है। हमारा अगला ठिकाना बना सरकारी मैटरनिटी हॉस्पिटल। मैटरनिटी हॉस्पिटल श्रीनगर। यहाँ पर कई सारी प्रेग्नेंट औरतें एडमिट होती हैं, लेकिन इस समय जब बाढ़ पूरे श्रीनगर में है, बहुत मुश्किल हालात हैं।
देख सकते हैं आप, यहाँ पर डॉक्टर्स बहुत कम हैं, 1-2 डॉक्टर्स हैं और उन्हीं के सहारे पूरा यहाँ पर हॉस्पिटल चल रहा है। सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है उन महिलाओं को जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हुआ करते थे, वो यहाँ पर है नहीं। किसी तरह से इन लोगों को देखिए किस हालत में, यहाँ पर अभी तक बिजली नहीं दिखाई दे रही है, कहीं पर मुझको किस हालत में यहाँ रखा गया। सरकारी अस्पतालों के बाद हमने प्राइवेट अस्पताल का रुख किया। अहमद हॉस्पिटल, श्रीनगर। श्रीनगर के ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल पानी में डूबे हुए हैं और एक बड़े हॉस्पिटल के नाम पे प्राइवेट हॉस्पिटल जो अहमद हॉस्पिटल है वो फंक्शन कर रहा है, वो काम कर रहा है। और वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी डॉक्टर भी हैं या जो लोग डॉक्टर रिटायर हो चुके हैं, वॉलंटियरली अपने आप खुद आकर के यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। मैं वॉलंटियरली यहाँ इस हॉस्पिटल में मोस्टली सर्जिकल वर्क कैरी आउट कर रहा हूँ, बट इस वक्त हम सारा काम कर रहे हैं। नॉट ओनली द सर्जिकल वर्क, वी केटर टू ऑल, बच्चों को वगैरह जो भी हमसे एज अ डॉक्टर हो सकता है। लोग परेशान हैं, सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इस बात से बेखबर केंद्र सरकार भी नहीं है। हमने श्रीनगर में ही मौजूद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से उनकी तैयारियों को लेकर बात की। अभी हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अस्पताल के आसपास की जगहों पर, मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जो वाटर लॉग नहीं है, वहाँ पर क्या टेम्परेरी हम अस्पताल शुरू कर सकते हैं। दवाई हम 28 टन दवाई भेज चुके हैं यहाँ पर, और भी आने वाले समय में जितनी ज़रूरत है वो हम भेजेंगे। कम से कम 50 लाख यहाँ क्लोरीन टैबलेट्स आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर कर रहा है। देश के इस हिस्से को मदद की दरकार है। हर मदद धरती के इस जन्नत को पुराना रुतबा दिलाने में मदद करेगी। अरुण सिंह, श्रीनगर, IBN 7। और आइए सीधे रुक करते हैं श्रीनगर का, जहां मेरे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त मौजूद है। अरुण, सुबह 7 बजे जब आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे तो फिर से पानी बरसना शुरू हुआ था। अब इस वक्त मौसम का क्या हाल है और अब पानी घटना शुरू हुआ है, लेकिन किस तरह की दिक्कतें अब सामने पेश आ रही हैं? देखिए पंकज, सुबह तो एक बार की ऐसा लगा था कि कहीं 7 तारीख का मंजर फिर न दोहरा दे। आसमान की तरफ से जो काले बादल छाए थे, बूंदाबांदी शुरू हुई, वायुसेना का ऑपरेशन रोकना पड़ा। उसके बाद सबके दिल की धड़कन बढ़ी थी और यकीन मानिए हम भी मुश्किल में थे, परेशानी में थे कि कहीं और ज्यादा पानी अगर आया तो जो इलाके जो हम देख के आए थे पहले 20 फुट 15 फुट पानी में, और ज्यादा अगर ऊपर पानी गया तो उनकी हालत क्या होगी। बच्चे भूखे हैं, बुजुर्ग भूखे हैं, जो पैरालाइज्ड लोग हैं या जिनको दिल की बीमारी है, बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिन तक दवाइयां नहीं पहुंच पा रही है, शुगर के मरीज हैं। तो ऐसे लोगों के की सोच करके दिल भर आ रहा था। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि दोपहर बाद आसमान साफ हुआ और उसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर एक बार फिर गड़गड़ाहट के साथ लोगों के राहत बचाव कार्य में लग गए। इस वक्त श्रीनगर में मौसम एकदम साफ है, सही है। ठंडक बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ के लोग ठंडक के आदी, हम भले न हो, यहाँ के लोग उसको झेल सकते हैं। पानी धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं उतर रहा है जितनी तेजी से उसको उतरना चाहिए या लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी जो पानी के निकासी का सिस्टम है वो चोक्ड है, जाम है और इस वजह से पानी नहीं निकल रहा है। और इस बीच जो सबसे मुश्किल आने वाले दिनों में वो है जो पानी से बीमारियां फैलती हैं, उनको लेकर। डायरिया ऑलरेडी कुछ इलाकों में फैल चुका है और उसको लेकर इंतजाम करने की जरूरत है और युद्ध स्तर पर करने की जरूरत है। यही बात हमने स्वास्थ्य मंत्री से पूछी थी। उन्होंने कहा कि वो एसेस करने आए हैं, दौरा कर रहे हैं और दिल्ली लौटते ही पूरी तरीके से जो मेजरमेंट यहाँ करके जा रहे हैं, जो वो दौरा करके जा रहे हैं, उसके मुताबिक वहां से डॉक्टर्स भेजेंगे, दवाइयां भेजेंगे। चलिए, आप से मैं आगे भी बात करूंगा। अरुण, आप अपना ख्याल रखिएगा। आकाश, ब्रेक में जाना है मुझे, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपसे जानना चाहूंगा, 2000 करोड़ की मदद की राशि लगभग अनाउंस हो गई है, लेकिन ये बहुत कम है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से नष्ट हुआ है, ये बात उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हैं। अब प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि मेरे जन्मदिन में कोई जश्न न मनाया जाए, कितनी बड़ी मदद वो हो सकती है एक तरह से? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा है इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जमीन पर पड़ेगा। मतलब ये हर तरह की पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब मैं लोगों से बात कर रहा था उसमें PDP के वर्कर्स थे, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स थे, उसमें ऐसे लोग भी थे जो सेपरेटिस्ट थे, और वो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हस्ती बड़ी है। ये वो समय जब हम गुजारिश करते हैं कि प्रधानमंत्री आगे बढ़कर जितनी मदद दे सकें वो दें। ये एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए बोलने के लिए और खुलकर सामने बोलने की। और क्योंकि इस समय जो स्थिति उतनी खराब है, 6000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है, उमर अब्दुल्ला खुद बोल रहे हैं, एक पूरी तरह से रीबिल्ड करना हो, कई साल इसमें लग जाएंगे। एक 30 सेकंड्स में आपसे जवाब चाहूंगा मैं कि सेना के तीनों अंग हो, NDRF की टीम हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो और सेंटर हो, क्या ये सिनर्जी, ये मिलजुल के काम कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है आपको ग्राउंड में? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, पर आपको ये कहूंगा कि मैं आर्मी कैंट में जहां पर हम लोग गए थे, वहां से आधे किलोमीटर आगे भी
बहुत सारे बच्चे थे जिनको दिन भर खाने को नहीं मिल रहा था। इतना बुरा हाल है क्योंकि आपदा इतनी बड़ी है। एक बात। दूसरी आपने कही कि क्या ये सिनर्जी डेवलप हो सकती है, तो आप ये समझिए कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का हाल तो ऐसा हो गया है कि वो उसके पास रिसोर्सेज ना के बराबर नजर आ रहे हैं इस वक्त। वो खुद ही डूब गए 2.5 मंजिल के अंदर। आर्मी कैंट के अंदर भी यही हाल है। लेकिन जब शुरुआत में पहली बात हो रही थी आपस में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अपने चीफ सेक्रेटरी से और अधिकारियों से, तो आर्मी के सिग्नल्स के थ्रू वो बात हो रही थी। वो एकमात्र कम्युनिकेशन सिस्टम था। और आज भी अगर कोई क्रेडिबल सिस्टम है कम्युनिकेशन से लेकर रिलीफ से हेल्प का, तो आर्मी, एयरफोर्स और सीआरपीएफ और साथ में कुछ हद तक एनडीआरएफ। चलिए आकाश, आप हमारे साथ बने रहे। आगे आपसे और मैं बात करूंगा। अभी वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आगे देखिए मेरे तो हमारे रिपोर्टरों की जुबानी हम आपको दिखा रहे हैं कि कश्मीर में बाढ़ की वजह से किस तरह के हालात बने हुए हैं। अब आपको दिखाएंगे मेरे सहयोगी अमित चौधरी की आंखों देखी। अमित 6 सितंबर को श्रीनगर पहुंचे और अगले 4 दिनों तक दिन रात बाढ़ की तबाही की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहे। झेलम का उफनता और डराता पानी हो, बाढ़ के बाद बड़े तालाब में तब्दील हो चुका श्रीनगर शहर का मुख्य लाल चौक इलाका हो, परेशान लोग हो, या फिर बाढ़ में फंसे वो टूरिस्ट जो कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए आए थे। अब इतने तमाम रिपोर्टें हमें भेजी। चूंकि बारिश और बाढ़ की वजह से सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लिहाजा बड़ी मुश्किल के साथ अमित ले के रास्ते वापस लौटे। देखिए कश्मीर में आई तबाही पर अमित की आंखों देखी। कश्मीर में कुदरत का कहर बारिश की शक्ल में बरस रहा था, आने वाली तबाही का संकेत दे रहा था। श्रीनगर से गुजरने वाली झेलम रौद्र रूप लेती जा रही थी। 29 झेलम ने 6 सितंबर यानी शनिवार सुबह किनारा तोड़ा और श्रीनगर शहर के एक हिस्से में पानी घुसना शुरू हो गया। इस सब के बीच शनिवार दोपहर बाद मैं श्रीनगर पहुंचा। दफ्तर जाने के रास्ते में ही झेलम का जो रूप मैंने देखा वो बेहद डरावना था। मैं इस वक्त लाल चौक के पास हूं और ये झेलम नदी है। आप देख सकते हैं कितने उफान पर ये इस वक्त नदी है और किनारे से महज लगभग 2 से 3 फीट महज नीचे इस वक्त ये नदी बह रही है। और जितने भी यहाँ पर हाउस बोट्स हैं, अगर आप यहाँ पर देखें, ये हाउस बोट फिलहाल तो जैसे है उस तरीके से खड़े हुए हैं, लेकिन अगर पानी ज्यादा आया तो ये हाउस बोट भी जो है इसके साथ बह सकते हैं अगर ज्यादा तेज पानी आ जाता है। जिस खतरे का अंदेशा था वही हुआ। शनिवार देर रात झेलम का उनफता पानी कई जगहों पर किनारे को तोड़ते हुए श्रीनगर में घुसा। लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और देखते ही देखते खूबसूरत श्रीनगर में हर तरफ कई फीट पानी भर गया। घर, दुकान, बाजार, मकान, अस्पताल सब पानी में डूब गए। इस सैलाब में वो सैलानी भी फंस गए जो कश्मीर की वादियों का लुत्फ लेने श्रीनगर आए थे। मैं इस वक्त लाल चौक के पास हूं और मेरे बिल्कुल राइट साइड पर यहाँ पर झेलम बह रही है, ओवरफ्लो कर रही है। अगर आप यहाँ पर देखें, झेलम नदी का जितना भी पानी है वो बिल्कुल किनारे तक आ गया है और यहाँ से ओवरफ्लो करता हुआ वो अब इस रिहायशी इलाके में एंटर कर रहा है। रविवार सुबह ही श्रीनगर की तस्वीर बदल गई। हर तरफ पानी ही पानी। हालात इतनी तेजी से खराब हुए कि लाल चौक कई फीट पानी में डूब गया। रविवार 7 सितंबर की सुबह के बाद मैं अपने दफ्तर नहीं जा सका। बाढ़ के पानी में ही मंगलवार रात तक मैं अपने सहयोगियों के साथ लगातार दर्शकों तक कश्मीर में आई सदी के सबसे भयंकर सैलाब से हुई तबाही की तस्वीरें पहुंचाता रहा। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है। लाल चौक इलाका जो सबसे पॉश इलाका माना जाता है श्रीनगर का, और एक होटल के बाहर हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, इसके बिल्कुल ठीक पीछे झेलम नदी बहती है और वहां से किनारा तोड़कर जो है पानी अंदर आना शुरू हो गया है। बुधवार की सुबह मैं श्रीनगर से लेह के लिए निकला क्योंकि श्रीनगर से बाहर निकलने का सिर्फ वही एक रास्ता बचा था। इस सड़क को अवॉइड करना ही सबसे बेस्ट है। जो लोग यहाँ से दूर रह सकते हैं, जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, उन्हें यहाँ से दूर रहने की ही हिदायत ही ये लोग दे रहे हैं। चमन बलाने के साथ अमित चौधरी, लेह श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग IBN 7। और श्रीनगर के बाद लेह से होते हुए मेरे सहयोगी अमित चौधरी अब चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमित, आपसे मैं जानना चाहूंगा 2 चीजें। एक तो ये कि
जो वहां पर फौज काम कर रही है, जिस तरह से फौज काम कर रही है, उनके लिए भी शायद दिक्कत की बात कि लोकल्स को मदद करें, या जो तमाम दुनिया भर से टूरिस्ट श्रीनगर आता है, जन्नत कहा जाता है भारत में श्रीनगर को, वो उनको वहां निकालें, उसमें किस तरह से वो सॉर्ट आउट करते थे। और दूसरा आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने किस तरह के हालात वहां देख के आप लगभग एक हफ्ता वहां रहे? जी देखिए, अगर हम सेना की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जितना बड़ा इलाका है, लगभग 70% श्रीनगर जो है वो पानी में डूबा हुआ था। इस वक्त भी जो है पानी की कम जरूर हुआ, लेकिन पूरा इलाका इफेक्टेड है। और सेना ने काम जरूर शुरू किया। लगभग 15 लाख आबादी तो श्रीनगर के अपने बाशिंदों की है। उसके अलावा लगभग ये कहा जा रहा है 2 से 3 लाख टूरिस्ट भी यहाँ पर आए हुए थे। लगभग 18 लाख लोगों को इस तरह की आपदा में बचाना एक बहुत बड़ा टेढ़ा काम है। और खासतौर से तब जब झेलम नदी उफनती हुई अपने किनारे तोड़कर अलग अलग इलाकों में फैल रही हो, तो ऐसे में सेना ने काम जरूर शुरू किया। और एक चीज की मैं जरूर बात करना चाहूंगा, लोगों को काफी शिकायत थी कि एक जो इलाका है वहां पर सिर्फ 5 हेलीकॉप्टर ही मंडरा रहे थे, वही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे। तो सेना, वायुसेना के ऑफिसर से जो मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि इस सारे इलाके की जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से इस इलाके में सिर्फ 5 ही हेलीकॉप्टर उड़ सकते थे एक समय में, नहीं तो कोई भी अगर एक भी ज्यादा हेलीकॉप्टर होता तो वो आपस में टकराने का जो था संकट बना हुआ था। लेकिन इसके बावजूद वायुसेना ने काफी जबरदस्त काम किया, जिस तरीके से लोगों को वहां से निकाला, और अब भी वो लगातार काम कर रहे हैं। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कहूं, पंकज, मैंने अपने 14-15 साल के करियर में बहुत सारी तबाहियां और इस तरह की बाढ़ कवर की है, लेकिन इस तरह का बेबस मैं कभी जिंदगी में नहीं हुआ कि लोग हमारे सामने आकर रोते थे कि किसी तरह से हम कुछ मदद उन तक पहुंचवा पाए सरकार के पास यहाँ कहीं। लेकिन हम भी, हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं था, कहीं हम किसी से बात नहीं कर सकते थे। अपने बूते पर जितनी हेल्प कर सके वो कर पाए हम लोग। लेकिन जब हमारे भी हाथ में कुछ नहीं रहा, तो फिर जो लोग हैं उनके साथ हमने उनका मदद करनी शुरू की। मेरे सहयोगी खालिद भी मेरे साथ में थे, उनका परिवार खुद जो है मिसिंग था फ्लड के दौरान, लेकिन हम लगातार काम कर रहे थे। हम उस हिस्से में थे जहां पर सेना लगभग सबसे लास्ट में पहुंची है, और इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि मुझे निकलने के लिए जो रास्ता मिला वो सिर्फ लेह का था, और लगभग 18 घंटे ट्रैवल करने के बाद मैं वहां से निकल पाया। बिल्कुल, तो आपने अमित को सुना। अमित के बारे में हम आपको बता दें, हमारे ये सहयोगी 1 हफ्ते तक श्रीनगर में रहे, मुश्किल हालातों का इन्होंने सामना किया। ये भी अपने परिवार, इनका एक छोटा सा बच्चा है, चंडीगढ़ में इनके पत्नी और बच्चा रहते हैं, उनसे इनका संपर्क नहीं हो पा रहा था, वो भी, उसमें भी मुश्किलातें आ रही थी। खालिद जिनकी बात कर रहे हैं, हमारे एक और सहयोगी, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। उनका परिवार 4 दिन तक उनको अपने परिवार के बारे में नहीं पता था। रिफत से मिलवाएंगे हम आपको, जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने 200 लोगों को वहां पर बचाया। यानी वो अपना काम कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन लोगों को भी उन्होंने बचाया। आकाश सोनी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ये वहां 1 हफ्ता रह के आए हैं, इन्होंने उस मुश्किल हालातों को अपनी आंखों से देखा। इनसे भी हम बात करेंगे, और तमाम सहयोगी हमारे साथ बने।